खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। आज माह जनवरी की 4 तारीख है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और सुबह जब आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं तो हमारी एक कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। न सिर्फ हालात वाक़ात जो जम्मू कश्मीर को पर्टेन करते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात आपके सामने रखें, बल्कि सूरत हाल क्या कुछ बन रही है मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर, मुस्लिम ब्लॉक के अंदर और स्पेशली सरहदों पर सूरत हाल पर हमारी नज़र रहती है। और आपको कोशिश करते हैं कि सुबह जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, रोज़मर्रा के काम काज के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको अपडेट करें, हर छोटी बड़ी खबर से तजिया करें, तबसरा करें और फिर आपकी बात भी हो। कल चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ खिंच गया था, उस वजह से आपके साथ हमारी गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। आज कोशिश करेंगे कि 9:50 के आसपास आपकी और हमारी गुफ्तगू हो, बातचीत हो, आप अपने मसाइल मामलात हुकूमती इदारों तक पहुँचाएँ। और स्पेशली एक बड़ा मुद्दा जो डिप्रेशन और एंजाइटी का है, जिस पर कल हमने एक मौजू पर गुफ्तगू की कि आखिर अब हमने क्या कुछ करना है। मामला तो सामने आ गए हैं, पर्दा खुल गया है और हम ये जान रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। इसमें आज भी हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मौलिज मारूफ मौलिज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे लगभग 9:30 बजे के आसपास। तब तक हम आपको खबर, तजिया और तबसरा बताएंगे। याद रखिएगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर ही नहीं बल्कि तजिया तबसरा भी होता है। एक ज़ुबान नहीं बल्कि हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में और पंजाबी में भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gulistannews.in पर। जब आप आएंगे तो वहाँ पर आप इन ज़ुबानों में तमाम तर्जुमे भी देख सकते हैं। एक नए अंदाज में हमने इन नए वेबसाइट्स को भी रखा है, सोशल मीडिया को भी रखा है, तो ज़रूर अपनी आरा हम तक पहुँचाइएगा कि कितने आसानी के साथ ये सारी चीज़ें आपके पास खुल रही है, आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ आपका फीडबैक है वो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो तनकीद, आप जो बात, आप जो आरा रखते हैं वो हमारे लिए मशअल राह रहती है और यह सिलसिला आपकी तरफ से लगातार जारी रहेगा। फिलहाल तय फॉर्मेट क्या है? तय फॉर्मेट यह है कि सबसे पहले हम माजी को याद करते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में अहम तरीन वाक़ात हो चुके हैं। उन अहम तरीन वाक़ात में आज 4 तारीख को क्या कुछ हो चुका है, चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी ज़हूर इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद, जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आपको बाखबर रहना है हर मामले से। प्रोग्राम की शुरुआत आए फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज जनवरी की 4 तारीख है, शनिचरवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है आलमी और कौमी सतह पर, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि मुल्की और कौमी सतह पर आज के दिन 1958 में न्यूजीलैंड के सराय मैंड हिलरी ने कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल पर आज के दिन उन्होंने कदम रखा था। एक बड़ा कारनामा उन्होंने आज अंजाम दिया था। और 1948 में आज के दिन म्यांमार ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। म्यांमार के लिए भी आज का दिन एक अहम दिन माना जा रहा है। 1972 में आज के दिन नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इस इंस्टीट्यूट का क़याम आज के दिन अमल में लाया गया था दिल्ली में। और आज के दिन 2007 में नैन्सी पेलोसी अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर मुंतखब हुई और ये पहली खातून स्पीकर थी। 1966 में आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान हिंद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज के दिन हुआ था। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत आज के दिन हुई थी। और 1998 में आज के दिन यानी 4 जनवरी को बांग्लादेश का ULFA के जनरल सेक्रेटरी को हिंदुस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया। आज के दिन उन्होंने इससे बाज़ाब्ता तौर इनकार किया कि वो इसको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेंगे। 2008 में आज के दिन अमेरिका ने श्रीलंका को फौजी साजो सामान और खिदमात की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। बिल्कुल इनकार किया था साजो सामान और फौजी साजो सामान मुहैया कराने के हवाले से। 2009 में आज के दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने UPA से मुकम्मल तौर पर आज के दिन नाता तोड़ा था। और 2010 में आज के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई में वाक़ा बुर्ज खलीफा को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। ये भी एक अहम पेशरफ्त आज के दिन हुई है। और 1962 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली खुदकार यानी बगैर पायलट के मेट्रो ट्रेन चलाई गई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 4 जनवरी 1962 में। और आज के दिन 1990 में पाकिस्तान के सूबे सिंध में
मुसाफिर ट्रेन हादसे में 300 अफराद जाँ बहक हो गई। एक भयानक हादसा ये माना जा रहा है और सबसे बड़े हादसों में एक जिसमें 300 लोग की जान चली गई थी। और 1932 में आज के दिन ब्रिटिश वायसराय वेलिंगटन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को आज के दिन गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखेंगे और बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है और आज भी धुंध देखी जा रही है सुबह सुबह। और ताहम आज से 6 जनवरी तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी इलाकों में आज देखेंगे आज से कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। और आपको बता दें कि इस के पेश नज़र मुमकिन बर्फबारी के पेश नज़र जो हुकाम है वो भी मुतहरिक है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़ी खबर का आगाज हो गया है जी, जहां पर मौसम का मिजाज से हम अपडेट करेंगे कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर आना है पूरे मुल्क से या बैरून मुल्क से, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूरत हाल मौसम की जो है वो ये है कि घना कोहरा जो कल भी हम देख रहे थे, परसों भी देख रहे थे, वो आज भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिला है। ताहम मरकजी मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज शाम से 6 तारीख तक जो है वो मुसलसल बर्फबारी का इम्कान है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन 112 को भी जारी कर दिया गया है ताकि मुश्किल तरीन हालात के अंदर अगर कोई सूरत हाल पेश आए तो किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, हेल्प कैसे ली जा सकती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने 112 हेल्पलाइन की भी सर्विसेज जो है वो जारी कर दी है। इसके साथ अगर आज सुबह की हम बात करें तो आज सुबह शहर श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर शदीद सर्दी है, घना कोहरा है और घने कोहरे के बीच शहर श्रीनगर में कल के मुकाबले में आज अगरचे कोहरे में थोड़ा सा फर्क जरूर आपको नजर आएगा, ताहम इंतजामिया यानी रियासती हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। कल रात ही रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि गुज़श्ता दिनों जो बर्फबारी हुई है उससे कुछ अहम तरीन सबक हासिल किया गया है और अगर आज शाम से दोबारा बर्फबारी होती है तो इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस बीच नायब वजीर आला ने कल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहाते का भी मुआयना किया, जहां पर मैन मशीनरी को ऑन हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज शाम से कल और परसों बाद दोपहर तक मतला अबर आलूद रहेगा। बर्फबारी मैदानी इलाकों के अंदर भी होगी और बालाई इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी होने की इतलात भी आ सकती है। इस बीच जो लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो कौमी शाहरा पर सफर कर रहे हैं या इन दूर दराज इलाकों की ओर उन्हें सफर करना, गुरेज, टंगडार, मत्सिल, कुपवारा, केरन और यहाँ इसी तरीके से शुपियन के बालाई इलाकों के अंदर, तो उन्हें भी कह दिया गया कि सफर करने से पहले वो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी या इंतजामिया की जो एडवाइजरियां जारी की गई हैं उस पर माकूल और मुनासिब ख्याल जो है वो रखे। इस बीच 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी यानी 7 से 10 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन किसी तरीके की भी कोई बूंदाबांदी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल 3 दिन की एडवाइजरी है और यह माना जा रहा कि ये जो वेट स्पेल, ये जो स्पेल होगा ये बारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी लेकर आएगा, जिसको लेकर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर 112 को भी जारी कर दिया है। अपने नुमाइंदों के पास एक एक करके चलेंगे ताकि घने कोहरे के बीच सूरत हाल क्या कुछ है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जहूर हमारे साथ बांडीपोरा से ज्वाइन कर चुके हैं और सलीम वानी हमारे साथ गांदरबल का अपडेट लेकर, क्योंकि कौमी शाहराओं की अपडेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले पूछा जा रहा था कि लद्दाख शाहरा की क्या कुछ पोजीशन है, वो बताएंगे थोड़ी देर में आपके पास, लेकिन सबसे पहले इरफान जरा अपडेट करें सूरत हाल क्या कुछ है। कल बहुत ज्यादा घना कोहरा था,
आज बताया जा रहा है कि कोहरे में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन सुबह आने वाली परवाजें मामूल के हिसाब से आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक थोड़ा सा डिले चल रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या कुछ है वो तो थोड़ी देर में हम पता करेंगे। लेकिन शहर श्रीनगर रात -1 के बीच जो गुजर चुकी है, सूरत हाल क्या कुछ है इस वक्त सुबह सुबह? गौर साहब, सबसे पहले सुबह बखैर और सभी नाजरीन को मेरी तरफ से भी सुबह बखैर। और फिलहाल जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात और मौसम के मामलात को लेकर आज यानी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मगरिबी हवाओं का असर होगा। बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। मैदानी इलाकों के साथ साथ यहाँ बाला इलाकों पर जो है इम्पैक्ट दिखाई देगा, ये मानना है मौसमी महकमियात का। रात पर भी सर्द तरीन रात और सर्द तरीन रात के साथ आप कह सकते हैं कि आज वैसा घना कोहरा नहीं है जो हमने कल देखा था। थोड़ा सा वाइड फ्रेम करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आज भी आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन जो है, खास तौर पर किस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही है, गाड़ियों की आवाजाही क्या है, खास तौर पर नेशनल हाईवे पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वाइड फ्रेम दिखाया जाए और वाइड फ्रेम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त नेशनल हाईवे पर क्या हो रहा है। एक साइड से अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चल रही है, मगर कल मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पैक्ट फॉग लैंप्स को लेकर था, यानी विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन थी, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। और अभी अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हल्का हल्का जो है विजिबिलिटी जो है ठीक क्लियर हो रही है। मगर इसके साथ दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अभी मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ एयरलाइंस एविएशन के लोगों से बात की, उनसे मैंने बात की थी रिगार्डिंग द एयरलाइन सिचुएशन। उनका मानना है कि अभी हमारे पास 100 मीटर विजिबिलिटी है ना, इट मींस कि उस पर बात नहीं बनती है। द रिक्वायरमेंट वाज 800 मीटर विजिबिलिटी। जब तक 800 मीटर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तब तक किसी भी जहाज को आने जाने की इजाजत इंटरनेशनल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि सुबह 10 से बजे तक या 11 बजे तक जो है फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है। नो डाउट द फ्लाइट्स इन इंसान, मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए विजिबिलिटी अभी डाउन है। सर्द तरीन रातों के साथ साथ सर्दी के हवाले से मैं बात करूंगा तो अभी चिलिंग एटमॉस्फेयर है शहर श्रीनगर में, मगर एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आज थोड़ी बर्फबारी हो जाए ताकि इस ठंड से छुटकारा मिल सके गौर साहब। मगर साथ ही साथ ये भी मैं कह सकता हूँ कि नदी नाले जो मुंजमद हो गए थे, जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर था, उससे थोड़ी सी जरूर राहत मिली है। घरों तक नलकों के जरिए, पाइप्स के जरिए जो है पानी पहुंच रहा है। बिजली का हाल भी थोड़ा बेटर है। पहले बिजली थोड़ी सी कमी मिल पा रही थी, मगर 1-2 दिन से जो है कह सकते हैं कि बिजली में इजाफा भी है। रिस्टोरेशन वर्क्स के साथ साथ वीडियोस पर या बाकी जगहों पर काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जब बर्फबारी हेवी होती है तो उसके बाद शहर श्रीनगर का बिजली का हाल, ठीक है जी। सईद इरफान फाजिल आप स्टैंड बाय रहेंगे हमारे साथ, लेकिन मसला यह है कि विजिबिलिटी अभी 100 मीटर भी नहीं है। अगरचे टीवी पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कल के मुकाबले में बेहतर, लेकिन एयर एविएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तकरीबन 200 मीटर के आसपास विजिबिलिटी होना। दैट्स व्हाई कि सुबह वाली फ्लाइटें जो हमारे पास इत्तलात थी कि शायद डिले हो रही है, उसकी कंफर्मेशन श्रीनगर ऑफिस कर रहा है कि जनाब आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर आने वाली यानी 7, 8, 9 बजे तक की जो फ्लाइटें हैं शायद वो डिले हो जाए या 7, 8 बजे वाली शायद फिर कैंसिल भी हो जाए। अभी इस बारे में हतमी फैसला होना है एयरलाइंस की तरफ से, लेकिन विजिबिलिटी कम है एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक निजाम है, एयर ट्रैफिक है, वो थोड़ा सा मुतासर दिख रहा है। बांडीपोरा सीधे चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके। ज़हूर, नॉर्थ की जब हम एंटायर बात करते हैं तो बांडीपोरे जिले की जब मैं बात करता हूं तो एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खासा असर हमेशा देखने को मिला है। गुज़श्ता दिनों बर्फबारी हुई तो असर खासा दिखा बाला इलाकों के अंदर। आज सूरत हाल क्या कुछ है यहाँ पर? जी बिल्कुल गवर, अगर बात करेंगे जो यहाँ पे अभी मौसम है वो बिल्कुल अबरालुदा मौसम है, वो बिल्कुल अबरालुदा है। उसके साथ साथ जो धुंध है, जो फॉग है, वो बिल्कुल है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे क्लोज क्लियर होने को हो रहा है, लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ा जो मौसम है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो ठंड है वो बहुत कड़ाके की ठंड है और अभी बहुत ज्यादा सर्दी है। लेकिन कल अगर आप देख रहे हैं वहाँ कल मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन अभी भी ठंड है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो हमारा जो गुरेज बांडीपोरा शहर है वो मुसलसल 3 रोज से बिल्कुल बंद है। और अगर आप देख रहे हैं राजधान टॉप पे जो है हैवी स्नोफॉल हुआ था और बताया जा रहा है 4 से 5 फुट के करीब वहां पे रिकॉर्ड किया गया जो स्नो फिट वहां पे
पे रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद वहां पे उसको 3 रोज बिल्कुल अभी भी बंद है। और अगर अंदर जो इंटर लिंक्स है, जो गुरेज की इंटर लिंक्स है, वहां पे भी बर्फ है। जो मैन एंड मशीनरीज है वो बिल्कुल ऑन टोज है, वो हटाने जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ कहीं भी जो कंट्रोल रूम्स को भी कायम किया गया है, चाहे बांडीपुर या सुमल साउथ रीजन की बात करेंगे या गुरेज की बात करेंगे, तीनों इलाकों में जो है कंट्रोल रूम्स को भी कायम किया गया है। और वहां पे बिल्कुल अभी भी जो है बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। और यहाँ अगर हम मैदानी इलाकों में बात करेंगे, यहाँ भी कंट्रोल रूम्स और मैन एंड मशीनरीज को रेडी रखा गया है, ताकि कि हर जो निपटने के लिए जो कोई भी सिचुएशन है, उनको के लिए जो है मैन एंड मशीनरी को तैयार रखा गया है। गौर ज्वाइन करने के लिए मैन मशीनरी तैयार है, नॉर्थ के अंदर भी और श्रीनगर के अंदर भी थोड़ी बहुत बेहतरी है। इरफान के पास शायद कोई ठीक है, अपडेट इरफान जरा अपडेट करें जल्दी से। डिप्टी कमिश्नर से बात की थी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कल एडवाइजरी जो है जारी की है। उसके लिए कुछ फोन नंबर्स, बड़े इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स जो है उसे लागू कर दिया गया है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन या आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं एसएमसी की जरूरत है, आरएनबी की जरूरत है, ट्रैफिक महकमे को लेकर इतला करनी है, तो वो सारे फोन नंबर्स गुलिस्तान न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू पे जो हमने कल किया है वो बता रहे हैं। मगर साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है गवर्नर साहब के आज दिन के 4 बजे के बाद इम्पैक्ट करेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी मगरबी हवाओं का असर होगा, और जो तकरीबन 3 दिन तक होगा। और 3 दिन के साथ साथ ये जरूर बताया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट, जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल। डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार है, 112 हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बीच आज बाद दोपहर से मतला जो अबर आलूद है, यहां से बर्फबारी का इम्कान है और फिर ये कंटिन्यूसली 2 दिन तक रहेगा और ये हैवी स्पेल जो है वो बताया जा रहा है। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि रियासत के वजीर आला, नायब वजीर आला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई इंतजामिया जो थे वो काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर भी रहेंगे। सीधे हम पहले गांधरबल चलेंगे क्योंकि श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह की सूरत हाल क्या कुछ है। बहुत सारे लोग इस वक्त भी पूछ रहे हैं कि जनाब लद्दाख हाईवे का अपडेट बताएं और श्रीनगर जम्मू हाईवे का भी अपडेट बताएं। इस वक्त श्रीनगर जम्मू हाईवे का जो अपडेट है वो ये है कि दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम लेन ड्राइविंग के हवाले से कहा गया कि वो की जाए। अभी मौसम जब तक बेहतर है गाड़ियां चलती रहेंगी। लद्दाख की क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे सलीम के पास चलेंगे। सलीम ने जिस तरीके के कपड़े पहने वो साफ दिखाई दे रहा है कि लद्दाख का एरिया का असर कहीं ना कहीं गांधरबल और आसपास के इलाकों के अंदर दिख रहा है। सलीम गुड मॉर्निंग, अपडेट करिए जी मौसम का मिजाज, क्योंकि जिस तरीके से अभी इरफान बता रहा था कि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन जब मैं आपके एरिया की बात कर रहा हूं लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है और ठंड का भी असर बहुत ज्यादा है। जो अबुल आलूदा भी है, पूरी धुंध आज कंगन सब डिवीजन को में दिखने को मिली, क्योंकि पहले दिन 2-4 दिन यहाँ पे धुंध नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे जो पहाड़ है वो धुंध ने लपेट में लिया है, अपनी लपेट में लिया है। तो जो थोड़ी देर मेरी बात हुई पहली OIC जोजिला के साथ, उनका यही कहना है यहाँ पे भी मौसम बहुत खराब है, पूरा पैक हुआ है जोजिला, क्योंकि वहां पे भी धुंध भी है, हवाएं तेज हवाएं हैं, -23 है। इस बात का जिक्र शाम को SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने खुद एक्सेप्ट किया जब उसने गुलिस्तान टीवी नेटवर्क के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू शाम के 6 बजे वाइड ब्रिज के पास दिया कि श्रीनगर सोनमर्ग की एडवाइजरी दी। उसके बाद अभी जोजिला OIC का यही कहना है कि अगर बर्फ ना गिरी तो 1-2 घंटे तक हम जोजिला को पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी वहां पे आईसी है, वहां पे सिल्परी रोड बना है, क्योंकि रात को जो पूरा वहां पे जम जाता है उसको हम पहले एसिड डालते हैं, खाद डालते हैं, बाकी चीजें डालते हैं, उसके बाद हम ग्रीन करेंगे। लेकिन जो आज का मौसम है, आज पूरी ठंड है, मुझे लगता है कि -4 से 5 होगा इस टाइम भी कंगन सब डिवीजन में। लेकिन जोजिला की बात करेंगे तो -25 है इस टाइम वहां पे, तो BRO के लिए काफी सारी मुश्किलात है वहां पे काम करना। ये क्या मैं ये समझू कि कल दिन में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत मिली थी, अगरचे मतलब अबर आलू था, थोड़ी बहुत बेहतरी मौसम में थी और सुबह हम देख रहे थे कि 10-11 बजे तक किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं थी। क्या बाद में बाद दोपहर किसी गाड़ी को लद्दाख जाने की इजाजत मिली है या वहां से कोई गाड़ी वापस आ पाई है सूबा कश्मीर की ओर या कश्मीर प्रोविंस की ओर? बिल्कुल गवर, जब हमने कल सुबह मॉर्निंग में जो आपको अपडेट दिया था कि अभी हम 11 बजे के बाद ही BRO रोड को थ्रो करेगा, लेकिन 11:30 के बराबर जहां पे रोड को थ्रो किया गया है, जो द्रास से गाड़ियां वहां पे फंसी थी द्रास मिनीमर्ग में, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी कि डाउन आने के लिए। उसके बाद जो सोनमर्ग में रुकी पड़ी गाड़ियां थी, चाहे छोटी थी, और ये बात एडवाइजरी की गई है BRO की तरफ से भी और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से कि जो भी गाड़ी जाएगी उसको जो चेन लगी होगी और गाड़ी को चेन
लेन मस्ट है, क्योंकि जोजिला में क्रॉस करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे काफी स्लिपरी रोड है। और कल 4-5 घंटे को रोड थ्रो किया गया है, 5-4 बजे के बाद फिर दोबारा रेड किया गया है। इस टाइम भी रेड है, लेकिन अगले 1 घंटे तक अगर बर्फ ना गिरी तो गाड़ियां जो भी रुकी पड़ी फंसी होगी उनको दोनों तरफ चलिए से थ्रो किया बहुत जाएगा। शुक्रिया जी सलीम, आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और कंगन से आपने अपडेट हमें किया कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ, ठंड का असर काफ़ी ज़्यादा है। और इस बीच उम्मीद यह है कि आज बाद सपहर से हल्की से दरमियाना दर्जे की जो बर्फबारी की पेशन गोई है उसका मौसम का मिजाज उसी तरीके की अक्कासी कर रहा है। लेकिन सीधे चलेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर और बानिहाल से आरिफ वहीद। आरिफ, अपडेट फटाफट से कीजिएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार जारी है। महकमे की तरफ से यह कहा गया कि आज बाद सपहर से मौसम का मिजाज बदलेगा। रात कैसे गुजरी और सुबह का मौसम किस तरीके का बानिहाल के आसपास? बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है लगातार इस समय जारी है। दोनों अतराफ से जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत है। लेकिन अगर हम देखें तो जो टोपोग्राफी है इस समय, अगर मौसमी हालात की बात करें तो यहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बिल्कुल अक्रॉस जो पहाड़ी जो रीजन है तो उसमें साफ दिख रहा है कि दोपहर के बाद, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर माने तो मौसम में जो है मजीद जो है वो तब्दीली रह सकती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड बनिहाल रामबन के अंदर भी है। खुशनगर रामसू से लेकर टुवर्ड्स जवाई चैनल नवयुगा इस सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है। और जिस तरह से टेम्परेचर जो है इस समय अगर उस चीज को भी मदद रखें तो कहीं ना कहीं पे ये बर्फबारी की अक्कासी होती है। लेकिन इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अच्छी बात है कि ट्रैफिक जो है अभी बहाल है। और बनिहाल का जो एक मेन स्ट्रेच है जिसमें इस खराब मौसम में, बर्फबारी में, बारिशों में, बनिहाल टाउन में जहां पर थोड़ी सी जामिंग रहती थी या लोकल ट्रैफिक का भी प्रेशर रहता है, तो उसमें जो एक 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है जिसमें कंपनीज ने जो है मैग्नेमाइज किया है, तो उम्मीद है कि 1 दिन के 2 दिन के अंदर अंदर या आज भी एक्सपेक्ट है उस पर गाड़ियां जो है रवा दवा हो जाएंगी और बनिहाल टाउन बाईपास हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। उसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ड्राइवर्स के बचेंगे इस खराब ऑड मौसम में। तो अगर देखें तो ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बर्फबारी और होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्पेल से जिस तरह से लोगों की परेशानी थी पानी के हवाले से, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, उसमें एक पेशरफ्त जो है जरूर देखने को मिल रही है। महकमों को भी जो है राहत मिली है। तो यहाँ पर लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रहमत की बर्फबारी हो, जिससे कि एग्रीकल्चर तनाजुर में जो है फ्यूचर में एक बेहतरीन। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे एक और अहम खबर पर। लेकिन अय्याम सर्दियाँ यानी यकबस्ता हवाएं हैं, दर्जा हरारत -3, -7 तक भी चला गया है। इस बीच हमारे जानवर अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी के, और स्पेशली पालतू जानवरों की जब आप बात करते हैं जिनसे हम रोजी भी कमाते हैं, रोजगार के वसाइल भी है, उन्हें यकबस्ता हवाओं के बीच छोड़ दिया जाता है। और रात किस तरीके से उनकी गुजरती है शायद वो जानवर अगर जुबान हाल से बता पाते तो हम सब के आंसू निकल आते। लेकिन कल रात देर के त्राल में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको मेरे साथ। आपको बता दें कि जब हम मौसमी सरमा की बात करते हैं तो खासकर जो पालतू जानवर हैं जिनसे काम लिया जा रहा है मौसमी गर्मा के दौरान, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मौसमी सरमा के दौरान उनको ऐसे ही खुला छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कई जानवर जो है वो जख्मी हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो बेजुबान जानवर है उनके साथ ज़्यादती है। और इसी तरह का एक वाक़या जनूबी कश्मीर के त्राल में कल पेश आया, जहाँ पे एक घोड़ा जो है वो ऐसे ही घूम रहा था, उसे ऐसे ही छोड़ा गया था, जिसकी नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ। जिसके बाद इंतज़ामिया पहुंची और तहसीलदार त्राल इमरान अहमद की क़यादत में उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, और जिसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की टीम ने उसको रेस्क्यू किया और उसका इलाज किया। और वहीं इसके बाद मुकामी लोगों ने अगरचे इंतज़ामिया की सराहना की, ताहम इस बात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया कि मौसमी सरमा के दौरान जो मालिकान हैं जो घोड़े पालते हैं या इनसे काम लिया जा रहा है, और ना सिर्फ घोड़े बल्कि हमने देखे है कि जो दूसरे जानवर भी है, चाहे हम गाय की बात करें या बैल की बात करें, हम देख रहे हैं कि मौसमी गर्मा में अगरचे उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन मौसमी सरमा में उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उन्हें ऐसे ही छोड़ा जा रहा है एक तरफ से वो, जिसकी वजह से उन्हें वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं। और इस मौके पर इंतज़ामिया ने क्या कुछ कहा है उनकी बात भी आपको सुनाते हैं।
बेजबान जानवर गुड़ यह पे अति जख्मी हालत में यह पे अति वस अस को तहसीलदार त्रालस फोन अमे साथ तम वो पान टीम हेत सोरे अति हस्पताल त्रालस नश कोरुक अमिस गुड़िस रेस्क्यू तम अन पन सोरे टीम म्यूनसिपल कमेटी एनिमल हस्बेंड्री वो फौरी तौर ओत तमो कर यह रेस्क्यू सह बचो वनक बहुत अपील कर बाकिन लुकन यम बेजबान जानवर यम गस रेत काल तम हेवान बाकिन जानवर वन गस तुम कर जानवर गस वंदस हिफाजत कर रेत कालस अहन तमो कर फौरी तौर अमिच कार्रवाई तुंद शुक्र गुजार तमो कर यह आई फौरी तौर कर बचो यह गुड़। जी हमें अराउंड 7 बजे कॉल आई यहाँ पे लोकल से कि हॉस्पिटल रोड पे एक घोड़ा जख्मी हालत पे पड़ा है। तो जो ही हमने ये सुना तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँचे और घोड़ा वहाँ पे रोड पे पड़ा था जख्मी हालत में। तो उसके बाद हमने तहसीलदार त्राल ने थ्रू म्यूनसिपल कमेटी हमें इस घोड़े की मदद की कि यहाँ पे वेटनरी कैंपस में लाने के लिए, और यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट था वो हमने यहाँ पे किया। जी सर बिल्कुल, क्योंकि समर्स में ये इनका अपना काम जो भी होता है वो वहाँ पे करवाते हैं, बट विंटर्स में इनको ऐसे छोड़ते हैं, अबेंडन करते हैं इन हॉर्सेस को, जिसकी वजह से कभी कभार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, कभी कभार ऐसे ज़ख्मी हालत में पड़े रहते हैं और इनका एक्चुअल ओनर मालूम नहीं होता है। थैंकफुल तहसीलदार त्राल क्योंकि वो वालिजीन की, अफसरों की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये वो जानवर है जो हमारी रोजी रोटी के सबबगार भी बनते हैं, और जानवर पालना एक अच्छी चीज़ है, पालना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें इस तरीके से आवारा छोड़ना अय्याम सर्दी के दौरान और फिर कोई पूछे ना उनको, शायद ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इसके लिए किसी भी जगह पर न किसी भी धर्म में आप देखेंगे तो बड़े हकूक़ की पासदारियाँ की बात हो रही है, जानवरों के हकूक़ के स्पेशली कुरान और हदीस में भी बात कही गई है, तो उसका ज़रा बड़ा ख्याल रखिएगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच जहां गुज़श्ता दिनों मगरबी लद्दाख की सूरत हाल पर बेहतरी के आसार दिख रहे थे, वहीं पर चीन ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है और बड़ी खबर आपको बताएंगे जिस पर भारत सरकार का रद्द-ए-अमल भी आया है। न सिर्फ इतना बल्कि चीन से एक और वायरस ने दस्तक दी है और भारत सरकार अलर्ट पर है। वायरस है क्या और क्या इसके असरात पूरी दुनिया में आ चुके हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा भारत और चीन की भी करते हैं, जहां खुसूसी नुमाइंदों का इजलास गुज़श्ता हफ्ते मुख्तताम पजीर हुआ था, जिसके बाद साल के आखिर पर यह कहा गया था कि हालात और ताल्लुकात को बेहतर किया जात और ताल्लुकात को बेहतर किया जा रहा है, सरहदी तनाज़ात को ख़त्म किया जा रहा है और मशरक़ी लद्दाख से फ़ौजियों का इनखला भी शुरू हो गया है। वहीं पर चीन की तरफ से एक और कदम आगे बढ़ाया गया है, यानी जो चीन की पॉलिसी है कि 2 कदम आगे चलो 1 कदम पीछे चलो, तो 1 कदम उनके पास ही रहता है, उस पॉलिसी को बरकरार रखा है, क्योंकि 2 नए सूबों का ऐलान कर दिया गया है और 2 नए सूबों के ऐलान के साथ मशरकी लद्दाख का एक वसी इलाका चीन ने अपने सूबे में गिना है और नए नक्शा जारी कर दिया है। एक तरफ से यह तनाज़ा है कि अक्साए चीन और दीगर मामलात को लेकर जहां पहले ही भारत सरकार का मौक़िफ़ वाज़िया, उस पर चीन ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया है, तेवर दिखाया। वहीं दूसरी बार कि ब्रह्मपुत्रा दरिया पर भी वो एक बहुत बड़े डैम को बनाने का मंसूबे का ऐलान कर चुका है। और ये याद रखिएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों मुल्कों के जिन्होंने बॉर्डर टॉक्स में हिस्सा लिया था सिर्फ चंद दिन पहले, उसमें यह कहा जा रहा था कि पेशरफ्त हुई है। उस भी चीन की तरफ से हियान और हेकांग काउंटीज जो जिंगजांग उगेर ऑटोनॉमस रीजन का हिस्सा बनाए गए हैं, जिसमें भारत का एक अहम हिस्सा जो लद्दाख का है उसको बनाया गया है कि ये इसका हिस्सा रहेगा। और दूसरी तरफ से अक्साए चीन, जिस पर चीन का गैर कानूनी तौर पर कब्जा है और सन 1950 और उसके बाद 1962 की सूरत हाल हम सब के सामने है, किस तरीके से दोनों मुल्क आमने सामने थे। और अभी जहां दिप्सांग का मामला जो अक्साई चीन से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी यह मामला भी सुलझा नहीं था कि चीन ने अपना नया मंसूबा भी सामने रखा। दिसंबर 25 तारीख को चीन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह भी ऐलान कर दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जाएगा और इस डैम पर 137 बिलियन डॉलर जो है वो सर्फ किए जाएंगे। 137 बिलियन डॉलर जो है वो सर्फ किए जाएंगे और ये दुनिया के सबसे बड़े इको फ्रजाइल हिमालयाज के अंदर बनाया जाएगा। और इस पर आंध्र प्रदेश, आसाम की ओर जो पानी आ रहा है उसे कहीं ना कहीं रोकने की भी बात हो रही है। अगरचे भारत सरकार के दफ्तर खारजा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीन के साथ ये मामला उठाया गया और एहतजाज किया गया है, ताहम चीनी हुकूमत PLA की तरफ से साफ कर दिया गया कि मंसूबे के तहत ही काम किया जाएगा। राम श्रीवास्तव साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है, फॉरेन एक्सपर्ट है, स्पेशली भारत और चीन के इन तमाम हालात को समझते हैं। राम श्रीवास्तव साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत सरकार का व्यू पॉइंट अगरचे कल रात देर गए हमने देखा, जहां पर उन्होंने ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च किया चाइना के सामने और कहा कि जो प्रोजेक्ट्स 2 आपने हाथ में लिया, एक तरफ से लद्दाख वाले एक टेरिटरी का हिस्सा आप अपने पास उस हिस्से को अपने पास ले रहे हैं और एक अलहदा तौर पर एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी को भी जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है यह काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज चाइना की इस नए ऐलान को हम कैसे देखें? क्या ये 2025 का एक नया तनाजा हमारे सामने है जो भारत और चीन के बीच बन सकता है दोबारा? नाजुक थे, नाजुक हैं और नाजुक ही रहेंगे। उसमें खास बात यह है कि हमको बहुत सतर्कता के साथ इनके साथ डील करना पड़ेगा। अक्साई चीन का जो कब्जा उन्होंने 1950-1962 से कर रखा है, उस हिस्से पर अब उन्होंने जो उस प्रांत के विंगर मुसलमान है उनका लगभग खात्मा कर दिया है। वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, कोई वहाँ पर दाढ़ी नहीं रख सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है और उन सबका उन्होंने रिहेबिलिटेशन कैंप में भर भर कर उनका जो फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस तैयार किया है और उस इलाके को खाली करके कट्टर जो चीनी वहाँ की जो फौजी जमात के लोग हैं उनके खानदानों को बसाने के लिए उन्होंने इस इलाके का पूरा उपयोग किया है और वहाँ पर जो है पूरी तरह से वो भारत की जमीन है जिसका विरोध भारत सरकार ने किया है। ये उसकी पुरानी हरकत है कि आगे फैल जाओ और पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। जैसा आपने कहा था, एक कदम पीछे रखो और 2 कदम आगे बढ़ो। ये जो उसकी टेक्निक है उसी के तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हमको सतर्कता और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। रहा सवाल
जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलम ने जो शोध पत्र नेचर नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया है, और इसी तरह के शोध पत्र सिंगापुर के पाल तपोनियर जो एक फ्रांसीसी भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने हिमालय पर अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की है कि हिमालय में जो है 10 रेक्टर का भूकंप कभी भी आ सकता है। ओवरड्यू हो गया, 1000 साल में एक बार इस तरह का जो भूकंप आता है, जलजला आता है, और वो इतना बड़ा विनाशकारी होता है कि पूरे मैदानी इलाके को जमींदोज कर देगा। ऐसे में इस तरह का बड़ा बांध बनाने की योजना ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हालांकि चीन की जो स्कीम है उसके तहत ब्रह्मपुत्र नदी का पानी को रोककर उसको सुरंगों के द्वारा उनके चाइना के उस इलाके में ले जाने का है जहाँ की मरुस्थल है, जहाँ की डेजर्ट है। और ये एक बहुत खतरनाक इरादा इसलिए है कि अगर बहुत ऊंचा बांध बनेगा तो उससे जो, क्योंकि आज की तारीख में जो एशिया है उसके अंदर भारत का जो प्रायद्वीप है अंदर घुसता चला जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बात की राम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, ये जो एक बार फिर चाइना की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है, अगरचे कुछ दिन पहले हमने देखा या कुछ महीने पहले कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो अब फिर से खिलाफ वर्जी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब ताल्लुकात मजीद खराब होंगे? ताल्लुकात मजीद क्या खराब होंगे, लेकिन हाँ ये काफी कुछ उसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा। वो अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहा है, उसको आगे पीछे सरकना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि भारत का रुख काफी कड़ा है, मजबूत है। वो भारत इस तरह पूरी तरह तैयार है कि अगर किसी तरह का झींगा मस्ती होती है और वो ज्यादती करता है और सामरिक उपयोग करता है, अगर हथियार का उपयोग करके किस तरह युद्ध की ओर बढ़ता है, तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये चीन के समझ में आ चुका है, और ये भी समझ चुका है चीन कि आर्थिक रूप से इस समय चीन की हालत बड़ी खस्ता है और भारत जो है दिन ब दिन प्रगति करता चला जा रहा है। हमारी जो विश्व में हम तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, जबकि चीन का जो इस समय GDP है काफी गिर गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो अपनी समस्याओं में इसका उलझा हुआ है। लेकिन उसके जो नापाक इलाके हैं वो अभी बदस्तूर ना केवल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 का ये जो नया तनाज़ा चीन और भारत के बीच सामने आया है, जिसमें लद्दाख के एक हिस्से को एक प्रोविंस का हिस्सा बनाने की कोशिश, ब्रह्मपुत्र पानी को वापस रिस्ट्रीम करने की बात है, ये एक नया तनाज़ा जो है वो उभर सकता है। देखना होगा कि भारत की तरफ से ऑफिशियल प्रोटेस्ट तो लॉन्च किया गया है, अब चीन क्या कुछ इस पर आगे बात करेगा। लेकिन बात जरा चीन की दोबारा करते हैं, क्योंकि चीन के अंदर चीन दोबारा हो रही है और वायरस एक बार फिर सामने आया है, और इस वायरस ने दुनिया भर की नींद हिला दी है, नींद तोड़ी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दीगर इदारे भी मुतहरिक दिख रहे हैं। कोविड-19 जो आपको याद होगा कि वुहान से बाहर आया था और पूरी दुनिया में आनन फानन में उसने दस्तक दी थी, हजारों और लाखों लोगों की मौत हुई थी। कोविड के दौरान लॉकडाउन पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला था। उसी तरीके की सूरत-ए-हाल दोबारा से चीन में उभरते हुए सामने आ रही है। कोविड के बाद एक और वायरस इस वक्त सामने आ रहा है, और ये वायरस सामने आने के बाद चीन के जरा ब्लॉग और साइंटिस्टों की तरफ से और लोगों की तरफ से जो दुनिया भर के अंदर जो वीडियोस वहां से जारी किए हैं वो दिल दहला दे रही हैं, क्योंकि अस्पतालों के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। एक बार फिर रेस्पिरेटरी डिजीज का सामना हो रहा है, और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस वायरस ने दस्तक दे दी है। क्या ये एक और तैयारी बायोकेमिकल वॉर का है या कुछ और है, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिलहाल दुनिया भर की एजेंसियां इस वायरस को देख रही है, और चीन की तरफ से ये जो इमर्जिंग रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है इस पर अगरचे कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सूरत-ए-हाल को देखा जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की जो हेल्थ एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अलार्म बेल तो बजा दिया गया है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि अभी तक इस चीनी वायरस का कोई भी केस भारत के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया है। अब अलर्ट तो दिया गया है कि अलार्म बेल तो बजा दिया गया, देखना होगा कि किस तरीके से
चीन या चीन से मुंसलिक आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। HMPV वायरस इसको कहते हैं और तेजी के साथ ये इस वक्त चीन के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज है, बच्चों में सबसे ज्यादा असर कर रहा है। और जो तस्वीरें चीन से सामने आ रही है वो भी ये दिखा रही है कि किस तरीके से वहां पर लोग आज भी मास्क और दीगर चीजें पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा रश है और हर दिन ये तादाद जो है वो बढ़ रही है। चीनी हुकूमत की तरफ से अगरचे इस पर मरने वालों की तादाद या असल वजह की कोई बात सामने नहीं रखी गई है, ताहम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत दुनिया भर के इदारे इस हसास वायरस पर नजर रखे हुए हैं और HMPV वायरस पर गहरी नजर पूरी दुनिया के अंदर भी रखी जा रही है और चीन से इस वायरस के बारे में तफसीलात भी तलब की जा रही है। ताहम अभी चीन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन दुनिया भर के साथ नहीं की गई है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है क्योंकि तेजी के साथ ये वायरस चीन के अंदर फैल रहा है। नजर भारत सरकार की भी है, हेल्थ अथॉरिटीज की भी है, देखना होगा कि एडवाइजरी क्या कुछ आगे जारी होगी। याद रखिएगा गले और सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा इससे होगी और ये माना जा रहा है कि सिम्टम्स जो इसके हैं वो एज सिमिलर एज कोविड है कि आपको नज़ला होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, खारिश गले में होगी और उसके फौरन बाद आपका इंटरनल सिस्टम, इम्यून सिस्टम काम करना आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ देगा, जिसके बाद मौत भी वाक़ा हो सकती है। फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट इस तरीके की सामने आ रही है। ताहम हतमी बात न तो WHO की तरफ से सामने रखी गई है, ना ही भारत सरकार की तरफ से यह तस्दीक की गई क्या कोई केस आया नहीं आया। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि कोई भी केस इस तरीके का सामने नहीं है HMPV वायरस का, लेकिन चीन के अंदर तेजी के साथ ये वायरस बढ़ रहा है। ये थी बात जनाब चीन की। एहतियात जरूर कीजिएगा क्योंकि याद रखिएगा कोविड-19 ने दुनिया को हिला दिया था। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर एक और मोहल्लिक मर्ज तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगरचे हुकूमती इदारे इस पर काबू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, ताहम अभी तक कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैंसर 7 सालों के दौरान 50,000 के करीब नए केसेस सामने आने के बाद एक और बड़ा अलार्म जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आ चुका है, क्योंकि 7 सालों में 50,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं और सालाना तकरीबन 12,000 कैंसर के केसेस आ रहे हैं। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता लोगों का मानना है कि जिस तरीके का हमारा रूटीन है और जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ये एक बुनियादी वजह है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म्स यानी बिना खाद के, बिना दवाइयों के आप सब्जियां ले, दालें ले, वो सबसे बेहतर है एज रादर जो अभी आपको नई नई चीज़ें मिल रही है, जिसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो रहे हैं। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इस मर्ज में मुब्तला लोगों को टेस्टिंग और दीगर सहूलियात का फुकदान है और किसी भी तरीके से जो जदीद आलात और टेक्नोलॉजी जम्मू और कश्मीर के अंदर होनी चाहिए थी कैंसर के मर्ज से निपटने के लिए, वो नहीं है। मरीजों को 3-3, 4-4 महीने टेस्टिंग के लिए रुकना पड़ता है और यही वजह है कि बेशतर मरीज बैरून रियासत जा रहे हैं, जिसकी वजह से माली खसारा भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। अब जो लोग सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि हर दिन 10 से 12 अपील ऑफ डोनेशंस आ रही है। क्या है जी, कैंसर हो गया, क्या है जी ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है जी लंग कैंसर है, क्या है जी इस तरीके का कैंसर है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन तब सामने आई जब एदाद शुमार सामने आए और ये कहा गया कि तकरीबन 50,000 के करीब केसेस ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर है कैंसर के मर्ज की। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को मजीद इस खबर पर हमारे साथ है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्टर जो श्रीनगर के अंदर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की और सिक्किम सौरा की, उसने तमाम सूरत हाल को वाजिया कर दिया है कि हर साल किस तरीके से इन केसेस में इजाफा हुआ है और अमवात शरह भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गई है। इमरान नाइक को जरा अपडेट करें, ये जो हम बता रहे हैं कि 50,000 नए केसेस रिपोर्ट किए गए सिर्फ कश्मीर के अंदर 7 साल के दौरान। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यही 10 से 15,000 से भी ज्यादा केस है। कुल मिलाकर जब हम देखें तो 80 से 90,000 केसेस 7 साल में आना, डेट मींस ईयरली अगर आप देखें तो 10 से 12,000 के आसपास भी केसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की सिचुएशन है, मौलिजीन क्या कुछ कह रहे हैं, एदाद शुमार क्या कुछ बता रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि जो कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है, जो इसकी तशखीस बड़े पैमाने पर पाई जा रही है, तो ये तो एक संगीन सूरत हाल है, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है।
खासकर गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान जो हमें डेटा बता रहा है, जो कि इंडियन जो हमारा IMCR के तहत यहाँ पे जो कैंसर के जो रजिस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए खासकर सिक्किम मिज़ोरम में, मैं ज़रा थोड़ा आपको ये डेटा प्रोवाइड करता हूँ क्विकली। जो हमारे पास है कश्मीर में जो केसेस सालाना एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बढ़ चुके हैं। 2018 में 6,649 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो इस वक्त तशवीशनाक है अगर हम कंपेयर करें गुज़िश्ता सालों के साथ। इसी तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भी हालांकि इन केसेस में कमी हुई और 2018 के 6,649 से बढ़कर 2019 में 6,374 तक ये केसेस जो है पहुंच गए, इसकी रिपोर्ट हुई। लेकिन उसके बाद 2020 में आपको याद होगा कोरोना वायरस देखने को मिला, लेकिन उसमें भी ये केस जो है वो महदूद हुए और 6,113 केस जो है कैंसर के वो रिपोर्ट हुए। और 2021 में भी वबा के जो असरात थे कोविड-19 के वो कम होने के बाद केसेस में भी दोबारा इजाफा हुआ और 7,090 तक ये केसेस पहुंचे, यानी कि 6,113 2020 में, 2021 में 7,090। और जब हम 2022 के डेटा पर नजर दौड़ाते हैं तो 2022 में भी 7,486, यानी कि इसमें इजाफा हुआ। फिर हम जब 2023 की एदाद-ओ-शुमार देखते हैं और 2023 में भी 8,622, आप खुद देखिए 7,686 22 में, 2023 में 8,622 तक। लेकिन जब हम 2024 तक जाते हैं, गुज़िश्ता साल तक जाते हैं, तो सितंबर तक 7,110 जो कैंसर के केसेस है वो रिपोर्ट किए गए और साल के आखिर तक हालांकि अभी ये डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन तकरीबन 10,000 तक इसे ये पहुंचने की जो है तवक्कात है। अच्छा, ये वो डाटा है जो आप बता रहे कि ये उस रजिस्टर में आते हैं जो नेशनल लेवल पर सिक्किम सोरा के अंदर मेंटेन किया जा रहा है। मैं क्विकली इतना एड ऑन कर दूं, जो मेरे पास इतलात है, कैंसर रिलेटेड जो कैजुअलिटीज है, जो अमवात है, वो भी बढ़ रही है। 2018 से 2022 के दरमियान तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और सालाना ब्रेकडाउन ये बता रहा है कि साल 2018 में 6,000 से ज़्यादा, 2019 में 7,000 से ज़्यादा, 2020 में 7,000 से भी ज़्यादा, 2021 में 7,211 और साल 2022 में भी 7,000। यानी कमो बेश अगर हम देखें तो हर साल रेट ऑफ डेथ भी बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था आइदर इन जम्मू और इन कश्मीर, वो तो ना के बराबर अभी भी है। डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिबरल फंडिंग की बात कही गई थी, एक रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई थी। सेंटर जरूर हमारे पास है, लेकिन वो रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी तक भी नहीं बन पाया, ना जम्मू में ना कश्मीर के अंदर। जैसे आपने एक अच्छी बात की कि हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने सिर्फ महदूद रखा है कि हमारे पास सिक्किम सोरा है या हमारे पास GMC जम्मू है, लेकिन सिर्फ हमें इस डिजिटल दौर में भी जहां हम देखते हैं दुनिया बहुत आगे पहुंची, हम 2024 से अब 2025 में गए हैं, लेकिन अभी भी हम सिर्फ सेंटर्स पे निर्भर करते हैं। हम सिर्फ यकीन करते हैं कि हमारे पास सिक्किम सोरा है, लेकिन इतने फंड्स इतना हमारे पास एलोकेट किया जाता है, बजट में अलग रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक सेपरेट, एक डेजिग्नेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। ऑल दो कि सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि मुझे याद है 2019 के बाद बताया गया था कि श्रीनगर में एक अलग कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया था, लेकिन उस इंस्टीट्यूट का क्या हुआ अभी तक हमारे पास उसका जवाब नहीं है और वो ख्वाब कब पूरा होगा शायद इंतजामिया उसको बेहतर जानती है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। कैंसर के जो केसेस है बढ़ रहे हैं, जो डेथ की जो अमवात के जो डेटा है वो बढ़ रहा है और सिर्फ हमारे पास डेटा के सिवा कुछ नहीं है और हमारे पास सेंटर्स है, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, अवेयरनेस को बढ़ाने की और जो ये डिटेक्ट किए जाते हैं केसेस और हमें डायग्नोस्टिक जो है उस पर निर्भर करना है, उससे भी एज सुन एज पॉसिबल उस चीज पे देखने की जरूरत है। इमरान, ये जो हम देख रहे हैं एक तो ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं कैंसर के, बल्कि जो अमवात है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। जो भी कैंसर के मरीज हैं सरकारी डिपार्टमेंट की बात करता हूं, बजट हमारे पास वाफिर मिकदार में होता है, एक सेपरेट बजट हमारे हर इदारे के लिए रखा जाता है और खासकर जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जब बात होती है यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है।
ना सेंट्रल लेवल पे और ना ही स्टेट लेवल पे जब बजट एलोकेट किया जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान नायकू साहब ज्वाइन करने के लिए। एदाद शुमार इमरान बता रहे थे कि किस तरीके से नए केसेस आ रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत एड ऑन करके बताया कि अमवात कितनी हो रही है। पेट स्कैन से लेकर एक मामूली टेस्ट तक, अगर आप सिक्किम सोहरा की बात करें या फिर आके जम्मू की बात करें तो आपको महीनों का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ से कैंसर पेशेंट की डेडलाइन शुरू हो जाती है कि तशखीस उसका जल्दी से हो ताकि इलाज शुरू हो। और फिर थेरेपी वाले मामले में अल्लाह ही हाफिज है, समूह की सूरत हाल भी वैसी है, कश्मीर की सूरत हाल भी वैसी है, और अक्सर मरीज बैरून रियासत जाने पर मजबूर होते हैं और घर के अंदर जो बचा कुचा माल होता है वो बेचने की कोशिश करते हैं ताकि मरीज को बचाया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी और जो वसाइल हैं उनको बरोएकार लाकर मैन मिशनरी को एनफोर्स यहाँ पर किया जाए एंटायर यूटी के अंदर, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कैंसर के भी बढ़ रहे हैं। ये तो थी बात जनाब सेहत की, लेकिन अब आपको ज़हूर बताएगा बांडीपोरा में अय्याम सर्दी के दौरान आग लगी है और आशियाने जुलस गए हैं। जी ज़हूर। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में मौसमी सरमा के दौरान हम देख रहे हैं लगातार शुमाली कश्मीर की बात करें तो आग की वारदात में इजाफा हो रहा है। इस वाले से आपको अपडेट देंगे और बात उन उसातिज़ा भी करेंगे जिनको नेशनल लेवल पर उन्हें अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए हैं और कुछ अहम खबरें हैं वो फटाफट से आपके सामने रखते हैं और बात उन उसातिज़ा की करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। 2 उसातिज़ा हैं जिन्हें कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और आपको बता दें कि इन दोनों का ताल्लुक सूबे कश्मीर से है जिन्हें इस अहम अवार्ड के लिए उन्हें मुंतखब कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में उनको इस अहम अवार्ड से नवाजा जाएगा। नई दिल्ली में तकरीब जाएगा। नई दिल्ली में तकरीब होनी है 8 और 10 जनवरी को, जहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस में। और आपको बता दें कि इन दोनों का ताल्लुक वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम से हैं। जम्मू कश्मीर के 2 उसातिज़ा को कौमी एजाज़ हासिल करने के लिए मुंतखब किया गया है जो उन्हें नई दिल्ली में दिया जाएगा। और एजाज़ पाने वाले उसातिज़ा में
रेहाना कौसर हेड टीचर है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल यारी कलान जून चाडोरा बडगाम, और जावेद अहमद हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम नेशनल स्कूल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कौमी सतह कॉन्फ्रेंस में इन दोनों उस्ताद को इन अहम अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये तकरीब 8 और 10 जनवरी को शेड्यूल है और इस दरमियान इनको ये जो कौमी अवार्ड है इसके लिए इन्हें मुंतखब किया गया है और इन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे वो उस्ताद जिन्हें ये अवार्ड मिलने वाला है, वो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ जावेद अहमद बांडी साहब है, प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा के हैं। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि इस अवार्ड के लिए आपको मुंतखब किया गया है। थोड़ा सा ही बताइएगा ये किस तरह का अवार्ड है और किस तरह ये सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में लिया है। बेसिकली ये जब से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन शुरू हुई है 2020 में, उसमें उनको बताया गया कि हमारे स्कूल्स में अगर वी वांट टू हैव द ट्रांसपरेशन एंड ऑल दैट लर्निंग आउटकम्स एनहांसमेंट, वी नीड हैव गुड स्कूल लीडर्स। उसी के कड़ी के तौर पर नेशनल पॉलिसी ने एक ड्राफ्ट दिया है। उसी के सिलसिले में हमने स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च की है। तो बुनियादी मकसद नेशनल पॉलिसी का है कि वी हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड फॉर दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट वी नीड हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल। तो उसी के हिसाब से हमने अपनी पिछले 2 सालों से जो भी काम हमने किया, अपने स्कूल में काम किया है, का वो एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, एकेडमिक लर्निंग आउटकम्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए, या हमने वोकेशनल एजुकेशन के लिए, या हमने स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, लैब एनहांसमेंट के लिए, स्कूल आउटलुक को ब्यूटिफाई करने के लिए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए एक केसीडीडी के तौर पर हमने इसको स्क्रिप्ट किया है और हमने इसको नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप को भेज दिया। वहाँ इसमें एक्नॉलेजमेंट हुई है पूरे हमारे मुल्क से, भारत से नियर अबाउट 600 केस स्टडीज आई थी। तो उन केस स्टडीज में हमारी केस स्टडी को लिया गया है और उसके ताल्लुक से इसको इस जो नेशनल सेंटर पर जो लीडरशिप का कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं इसके लिए सिलेक्ट किया है। तो वहाँ पर नेशनल प्लेटफॉर्म पर वी हैव टू डिस्प्ले आवर एक्टिविटीज। हम उस एक्टिविटीज के ताल्लुक से स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमने काम कर रहे हैं, इट्स अ बिगनिंग बिकॉज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है इट्स द टाइमलाइन इज 2040, 20 ईयर्स का पूरा लैंडस्केप, भारत के एजुकेशनल लैंडस्केप को चेंज करना है। इट कॉन्ट बी चेंज्ड इन 1 or 2 years, and from last 2 years whatever the steps we have, it's a beginning in the school dynamic school transformation, and we are looking on it and for the holistic development of our students. उसी केस स्टडी को हमें we have to deliver upon it, and my topic there is a leading good governance in schools, and we are going there and we will be displaying our activities, modus operandi in school governance for quality schooling. उस कॉन्फ्रेंस पे हम इसको डिलीवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद बांडी साहब तफसीलात देने के लिए। प्रिंसिपल BHS बीरवा के हैं जिन्हें इस कौमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है, और उनके साथ रेहाना भी है जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली में ये तकरीब होनी है जहां पर इन दोनों उस्ताद को इस अहम तरीन अवार्ड से नवाजा जाएगा। दोनों का ताल्लुक बडगाम से और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर की ज़िला बांडीपोरा की करते हैं, क्योंकि बांडीपोरा में रात देर गए एक होलनाक आग की वारदात पेश आई है, जिसके नतीजे में 2 मंजिला रिहायशी मकान राख की ढेर में तबाह हुआ है। साथ ही साथ जो एक शेड है, आर्जी शेड, वो भी इस आग की नज़र हो गया है। आपको बता दें कि आग की इस वारदात में लाखों इमलाक भी तबाह हुई है। रात देर गए बताया जा रहा है कि अचानक ये आग नमूदार हुई, और ये तस्वीर भी आपके सामने, जिसने देखते देखते पूरे इस रिहायशी मकान को अपने लपेट में ले लिया।
लंकर रेशीपोरा बानीपोरा में ये वाक़ा पेश आया है, जहाँ पे रात देर गई अचानक आग नमदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही साथ जो उसके साथ में आर्जी शेड था वो भी इस आग की जद में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ। ताहम वाक़े की इतला मिलती ही फायर एंड एमरजेंसी और इंतज़ामिया की टीम वहाँ जाए मौके पर पहुँची और कहीं ना कहीं वो इस आग को बुझाने में कामयाब हुए। ताहम आग की इस वारदात में ये 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। ताहम खुशकिस्मती से अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान हुआ है। लाखों की इमलाक तबाह हो चुकी है। और जब हम मौसमी सरमा की बात करते हैं तो मौसमी सरमा के दौरान इस तरह के मुतअद्दिद वाक़ात जम्मू कश्मीर में हम आए रोज़ देखते हैं, इसलिए एहतियात बरतेगा मौसमी सरमा के दौरान, खासकर जब आप गर्मी के आलात इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस तरह के हादसात पेश ना आए। रात देर गए आग की वारदात जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर लगी हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और ये तब हुआ है जब सर्दी शबाब पर है, दर्जा हरारत मनफी है और आज एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान है। ज़रा बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा वक्त हो गया उस मौजू पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें जो मौजू हम पिछले कई हफ्तों से चला रहे हैं और कई एपिसोड्स आपके सामने रख दिए हैं। मामला डिप्रेशन और एंजाइटी का भी है। और डिप्रेशन और एंजाइटी अगरचे 2 अलग अलग बातें हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको अलग अलग ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब हम अपने घरों में देखते हैं तो हम इसको एक ही जाविये से तोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो मरीज़ है वो कहीं और चला जाता है, हमने कहीं और उसको लेना होता है, हम वो कहीं और चला जाता है। एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से जो बताया जा रहा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल हमारी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जिसका अंदाज़ा हमसे जिसका तकाजा हमसे आज के दिन में किया जाता है। यानी न्यूक्लियर फैमिली में हम रहना पसंद कर रहे हैं और उन न्यूक्लियर फैमिलीज़ ने हमारे नौजवान बच्चों को, बेटियों को और फिर हमारे बुजुर्गों को इतना हमसे दूर कर दिया है कि हमें एक दूसरे की खबर तक नहीं रहती है। और ये खबर न रहना ही डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए दरवाज़ा खोल देती है। एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से मौजूदा हालात, चाहे वो सियासी हो, माइशती हो, दीगर मामलात हो, वो भी एक बड़ी वजह बनती है। लेकिन इन तमाम हालात के बीच अब हमने क्या कुछ करना है, किस तरीके की सबबंदी करनी है और मैंने आपने मिलकर किस तरीके से इस माशरे के 41% लोगों को इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर लाना है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज भी एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूरत हाल आज की है। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा असिस्टेंट प्रोफेसर है जीएमसी श्रीनगर के अंदर और लगातार ऐसे मरीजों को देख रही है जो जिस्मानी तौर पर डिप्रेशन के शिकार है या एंजाइटी के। डॉक्टर साहबा लगातार जब हम बात पिछले कई दिनों से कर रहे थे तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर इसको एक ही जाविये में देखा जा रहा है और ये कितना खतरनाक है, एक तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो और दूसरा अगर आज के दौर में अब हमने इससे बचना है, इस स्ट्रेस वाली ज़िंदगी में, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, आईटी का जो दौरा है, इसमें खुद को कैसे बचाया जाए इन नेगेटिव वाइब्स से और अपने आसपास अहले खाना, फैमिली, दोस्तों, अकारिब को किस तरीके से इस नेगेटिव वाइब्स से हम बाहर निकाल सके ताकि वो भी ये सांस, ज़िंदगी की जो बच्ची खुशी सांसें हैं, वो इज्जत से ले सके और डिप्रेशन से बाहर आ पाए। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल मौजूद है कि आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट ज़िंदगी हो गई है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, हम उससे भी अपने आप को दूर नहीं रख सकते बिकॉज हम अब इस मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं। बट
कुछ चीजें हैं जो हम फिर भी कैरी कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, बात करना जब हमें ठीक नहीं लगता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, दोस्तों से मिलना, सोशलाइज करना, या अपना एक रूटीन बनाना। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा बॉडी का एक रिदम होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, उसका एक शेड्यूल होता है कि 9, 9:30 या 10 बजे हमें सोना है और सुबह 6, 6:30 के अराउंड हमें उठना है। नॉर्मली 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो हमें ज़रूरी करनी है। बट हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी हम शाम को फ़ोन एक्सेसिवली यूज़ करते हैं लेट नाइट तक, या लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा ये शेड्यूल खराब हो जाता है। हम बहुत लेट सोते हैं, हम बहुत लेट उठते हैं, तो डे टाइम पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली बच्चे या जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, उस वजह से कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग जब हमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, हमें स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाता है। तो वो चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शाम को 10, 10:30 या मे बी 11 बजे तक सो जाए और सुबह जल्दी उठे, बिकॉज उसका काफ़ी इफेक्ट हमारे मूड पे भी रहता है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्राइवेशन है उससे हम पैनिक अटैक्स का रिस्क रहता है, कंसंट्रेशन इश्यूज रहते हैं, अटेंशन हमारा ठीक नहीं रहता है, या हमारी मेमोरी पे भी उसका गलत या मनफी असर पड़ता है। इसलिए जो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी ज़रूरत है। डाइट हम हेल्दी खा सकते हैं, जंक फूड्स अवॉइड, हाई शुगर जिनमें होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उससे हम काफ़ी हद तक डिप्रेशन या एंग्जाइटी से बच सकते हैं, या इसमें हेल्प मिल सकता है। इवन हमें कभी कभी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है या साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें इससे उभरने में मदद करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये तो एक अच्छी बात जो आपने बताई कि हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं और आसपास को कैसे ठीक कर सकते हैं। कल हमारे एक व्यूवर ने हमसे सवाल पूछा था और मैं चाहूँगा कि वो आप जवाब दे चुके, आप टेक्निकल इसके हैं, माहिर हैं, मुअल्लिज हैं। वो कह रहे थे कि एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होना, सख्त वालिद होना या वालदा होना, बच्चों के साथ सीरियसली बात करना और उनकी जो इनर फीलिंग है उसको इग्नोर बहुत बार करना, ये कितना ख़तरनाक है। क्योंकि अक्सर शिकायतें हमारी श्रीनगर की है, जम्मू की है, या रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं, ये जो 8 साल से या 7 साल से बच्चे हमारे हैं जो 12, 13, 15 साल तक है, ये भी डिप्रेशन का शिकार हुए। और अक्सर जब उनके साथ काउंसलिंग का पीरियड चला तो पता लगा कि या वालिदा या वालिद पूरे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है बच्चों के साथ। जी जी जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जो आपने टच किया कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते, देखिए हम एक ही स्टाइल, ये अलग अलग स्टाइल्स है जो पेरेंटिंग के दिए गए हैं, तो हम एक ही स्टाइल कैरी नहीं कर सकते। जैसा एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, मतलब एट टाइम्स कभी कभी हमें बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, बिकॉज एक जो कंसेप्ट है परमिसिव पेरेंटिंग की, हर एक चीज में बच्चे को बोलना हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, या तुम्हारी ये डिमांड है ठीक है ये पूरी हो जाएगी, या तुम इस चीज पे जिद कर रहे हो तो ठीक है ये हम मान लेंगे, तो वो भी एट टाइम्स ठीक नहीं रहता है। कहीं ना कहीं हमें एक मॉडरेट तरीका इख्तियार करना है। वी डोंट हैव टू बी टू हार्श, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा परमिसिव भी नहीं रहना है कि बच्चे की हर एक जिद हम पूरी करें। और इम्पॉर्टेंटली जो हमारे अपने बिहेवियर्स होते हैं, जैसे घर में हम बिहेव करते हैं, बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खुद किसी पे चीख रहे हैं, हम खुद गुस्सा कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारे बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। हमें खुद अपने आप को अच्छे से कैरी करना है जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं या घर में जैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज बच्चे जितना हमारे सिखाने या जितना हमारे बोलने से नहीं सीखते, उतना बच्चे देखने से सीखते हैं। जितना हम इम्पेशेंट रहेंगे, जितना हम लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो चीज़ें बच्चे भी धीरे धीरे सीखेंगे। और जहाँ तक पेरेंटिंग की बात है, पेरेंटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम ओपन रहे। मतलब जो आपने कहा कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को आज बहुत ज़्यादा माहौल में अपने आप को कैरी करना है। जैसे हम नशे की बात करेंगे, जैसे हम एडिक्शंस की बात करेंगे, या अलग अलग चीज़ें हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, बाकी चीज़ें हैं, तो बच्चे को हमें तैयार रखना है इन चीज़ों के लिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम बच्चे को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रखेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये हमें पता है ये जो है जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, दिस इज द सेंचुरी ऑफ डॉक्टर साहब, जब हम एक आम शख्स तो की बात करते हैं या एक आम नौजवान, या चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा हो,
एक आम शख्स या एक आम नौजवान उसको कैसे पता चले कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ, मुझे किसी तिब्बी माहिर के पास जाने की ज़रूरत है? तो क्या इसके सिम्टम्स उस पर अगर आप बात करें? देखिए, सिम्टम्स बहुत इसके वैरिड है। मतलब इसका एक ही सिम्टम नहीं है कि हमारा मूड खराब रहता है, हम परेशान रहते हैं, हमारा दिल नहीं लगता है काम में, हमें भूख अच्छे से नहीं लगती, नींद हम ठीक से नहीं करते, बेकरारी रहती है, बेचैनी रहती है, घुटन सी महसूस होती है। हम रोजमर्रा के काम जो हमारा एक रूटीन था, जो हमारा एक शेड्यूल जो हम अच्छे से कर पा रहे हैं, वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता है, जो चीजें हमें खुशी देती थी वही चीजें हमें आज तंग कर रही है, हमें उन चीजों में मजा नहीं आ रहा है। तो तब हमें समझना चाहिए कि हमें एक माहिर नफ्सियात की जरूरत है। हमेशा ये नहीं होता कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनको दवाई स्टार्ट कर देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को साइकोथेरेपी या काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं उसके लिए एडवाइस करते हैं, या कुछ चेंजेस बोलते हैं लाइफस्टाइल में, शेड्यूल में, स्लीप साइकिल में, वो सब करने के लिए। और जब हमें लगता है कि डिप्रेशन उस सीवियरिटी का, जैसे मॉडरेट डिप्रेशन है या सीवियर, तो हम दवाई दे देते हैं। और सबसे ज्यादा इसका जो स्टिग्मा है उसको हम सेल्फ स्टिग्मा कहते हैं, कि जो पेशेंट खुद होता है उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, शायद मुझे डिप्रेशन है, शायद मुझे एंग्जाइटी है, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये एक नफ्सियाती कमजोरी है, हम वीक है, या मे बी हमें ईमान की कमजोरी है, तभी मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे भरोसा नहीं है अल्लाह ताला पे, या मुझे दीन पे भरोसा नहीं, या मुझे बाकी चीजों पे भरोसा नहीं, शायद मेरा ईमान कमजोर है। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी हिचकिचाते हैं हेल्प सीख करने से। तो अब इसमें ये भी कहा जाए कि अगर आप फेथ हीलर्स के पास जाएं, मतलब अच्छे लोगों के पास जाएं, उनकी सोहबत में रुके, तो उसका असर आपकी ज़िंदगियों पर पड़ सकता है, और ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी है इससे आप बाहर आ सकते हैं। एक तो इस पर थोड़ी सी बात करें किस हद तक इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप मान पाएंगे कि ये सही है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये भी कहा जाए कि जनाब जो एक्सेस बातें कोई करता है, ज़रूर उसके अंदर एक एंजाइटी या डिप्रेशन है। क्या ये माना जाए कि जो एक्सेस बातें कर रहा है ये भी एक परेशानी है, वो कहीं बोल नहीं पाता, और जब वो बोलता है तब रुकने का नाम नहीं लेता है? देखिए, एक सवाल जो आपका है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। जब हम फेथ हीलर्स की बात करते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है कश्मीरी, उसमें प्राइमरी पाथवे ऑफ केयर की जब बात करते हैं तो पहले वो फेथ हीलर्स के पास ही जाते हैं, या उनकी सोहबत में रहना, अच्छे लोगों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में रहना ऑब्वियसली वो मदद ही करेगा, क्योंकि वो एक कोपिंग है हमारी। कहीं ना कहीं रिलीजन हमें कोप करना भी सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी हमें नजदीक लाती है, उससे हमारा मेंटल हेल्थ बेहतर होता है, क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं, हम नेक काम करते हैं, हम दुआ में शामिल रहते हैं, हम अपने आप को फील करते हैं कनेक्टेड है किसी सुप्रीम पावर के साथ, तो हमारा जो बर्डन होता है, रोजमर्रा की जो भी टेंशन होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल जो आपका है कि बहुत ज्यादा बातें करना, मतलब हमें इसका ये समझना है कि हर एक इंसान मुख्तलिफ है। देखिए, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। अब जो कम बोलता है जरूरी नहीं कि उसको डिप्रेशन है, या जो ज्यादा बोलता है उसको एंग्जाइटी है, बट हमें कहीं ना कहीं वो लकीर खींचनी है या समझना है। वो हमें एक माहिर नफ्सियात ही बोल सकता है कि अगर कोई ज्यादा बोल रहा है, इसको प्रॉब्लम है, कि ये एक नॉर्मल इसकी आदत है या इसकी ऐसी ही शख्सियत है, क्योंकि हम अलग अलग शख्सियत के मालिक रहते हैं। तो कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा हसास है, बहुत ज्यादा बोलता है, घुल मिल जाता है बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं कि उसको हमेशा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो एक उसका रूटीन ही है, उसका नॉर्मल वो है। डॉक्टर साहब, एक तो आखिरी चीज, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सुबह आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और आपने भी ऑफिस जाना, मैं उसका एहतराम करूंगा, लेकिन एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपका एक लंबा रिसर्च है, इस रिसर्च में जो नौजवान आपने देखे हैं जो आपके पास इलाज मुआवजे के लिए आए हैं, उनका ब्रेन मैपिंग क्या कुछ कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएटली उन्हें हर्ट कर चुकी थी जिसकी वजह से वो यहाँ की ओर चले गए, और बुजुर्गों को अगर हम लाइन इन करें तो वहाँ पर क्या कुछ आपको दिख रहा है? आपका रिसर्च क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जब हम डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी जो भी मेंटल इलनेसेस है, इनमें स्पेसिफिक एरियाज है ब्रेन के जो अफेक्टेड है, और एमआरआई या फंक्शनल एमआरआई में हमें बहुत सारे एरियाज है जो दिखते हैं जिनमें एट्रोफी हो गई होती है, जो सुकड़ गए होते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग चेंजेस। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जब हम हालात की बात करते हैं, जब हालात
साजगार नहीं रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। और इसकी प्रॉपर रिसर्च है जो हमें फिर फंक्शनल एमआरआई में जब हम करते हैं, हम अलग अलग एरियाज ब्रेन के देखते हैं, जैसे एमाइगडाला है, हिपोकैम्पस है, उनका साइज जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों में। अगर हम वही इन्वेस्टिगेशन करें, वही फंक्शनल एमआरआई करें, और उसके रिपरकशंस फिर हमें दिखते हैं, उनमें पर्सनैलिटी चेंजेस उन लोगों में होती है, या वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, या उनका जो सोचने की कैपेसिटी है उसमें फर्क पड़ जाता है। जो उनका रूटीन होता है, जैसे वो ऑफिस में उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जैसे वो पहले कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें वो ब्रेन में वो चेंजेस दिख जाती है। और जब हम एल्डरली की बात करते हैं तो उनमें यूजुअली जो आजकल जो इंक्रीज हो रहा है वो हम डिमेंशिया की बात करेंगे। डिमेंशिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें हैं जो बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है जो एक रिस्क फैक्टर रहता है डिमेंशिया के लिए। तो उनमें भी अलग अलग ब्रेन एरियाज में चेंजेस आती है, जैसे फ्रंटल लोब्स है उसमें चेंज आती है। तो एमआरआई पे हमें ये चेंजेस दिख जाती है, या फंक्शनल एमआरआई या पैट स्कैन्स जो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशंस है उनमें हमें स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज में इनमें चेंजेस दिखती है अलग अलग पॉपुलेशन में, और जिस चीज़ के लिए हम करते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज हमें दिख जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये छोटी सी गुफ्तगू जो हमारे इस प्रोग्राम की है, ये एक आईना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, और हम जब ऐसे मरीजों के साथ रहें तो हम सबकी कितनी जिम्मेदारियां हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, बस एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, जो शायद आज हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर डॉक्टर साहिबान अवेलेबल्स हैं। ज़रूर इसकी कंसल्टेशन जो है वो कीजिएगा। फटाफट से आप कॉल करना जी शुरू करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जब तक आपकी फ़ोन कॉल्स हमारे पास आती हैं तब तक आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान आया है, और यह बयान तब आया है जब बिजली की आंख मचोली जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, और रियासत के वजीर आला ने कहा कि यह बिजली की आंख मचोली तब बंद होगी जब फुल्ली 100% स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। लेकिन इसके बरक्स कल स्मार्ट मीटर्स पर ही सवाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाए हैं और साफ कर दिया है कि मीटरिंग आम लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए तो लगा दी गई है। आम लोग अगरचे वक्त पर सब पैसा भी दे रहा है, लेकिन वो बड़े लोग, वो बड़े बाअसर शख्सियात के घरों पर मीटरिंग का नामो निशान भी नहीं है। एक तरफ से सरकार 100% मीटरिंग की बात कर रही है, और दूसरी तरफ से मीटर पर ही सवाल और मीटरिंग पर सवाल डिप्टी सीएम साहब की तरफ से उठाया गया है। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये जो बेज़ाब्तियां हुई हैं, एक एक करके हर एक से पर्दा भी उठाया जाएगा। फायर ब्रांड लीडर है सुरिंदर चौधरी साहब, डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, और यहाँ पर वो नहीं रुके जहाँ उन्होंने मीटर पर सवाल उठाया, इरेगुलरिटीज जिस तरीके से बेज़ाब्तियां हो रही हैं, जिस पर पर्दे आजकल आप उठ रहे हैं। कल भी हमने एक खबर आपके सामने रखी थी, उस पस मंजर में उन्होंने जवाब दिया था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़ाई हम सियासी लड़ रहे हैं ये कागजात में नहीं है, ये अमली तौर पर लड़ी जा रही है, और जब तक वो जंग जीती नहीं जाएगी तब तक लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी साहब का यह बयान तब आया जब बिजली की हाहाकार है, 100% मीटरिंग पर ही बिजली में रियायत मिलेगी, इस तरीके का इशारा वजीर आला साहब कर चुके हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने सवाल उठाए हैं इस तमाम निजाम पर। चीजें हैं कि हमने नहीं लगाया, मीटर कौन लाया? जिन्होंने मीटर लाया कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है, लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की, मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इन इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो खिता पीर पंचाल हुआ, चाहे चिनाब वैली हुई। तो हमारे बुजुर्गों ने कभी बिजली या इन पानियों, बावलियों और कुओं से पानी लेके हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए लोगों की सबसे बड़ी हमारी आज हमें चिंता है कि हमारे बेरोजगार बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। ये सरकार उसके लिए सोच रही है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ये बिजली पानी ये चलेगा, ये आप कहें कि 100% कहीं होता है, कहीं नहीं होता। यही बात मीटरिंग का, हम जब बात करते हैं मीटरिंग की, आप लोग खुद जब हमें सवाल पूछते हैं क्या आप चाहते हैं कि भाई लोग मुफ्त की बिजली बनाएं?
आप चाहते हैं कि क्योंकि मीटरिंग किसकी, हम क्या कह रहे हैं, मीटरिंग किसकी होनी चाहिए, मीटरिंग में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, जो अमीर है उसके घर में मीटर नहीं लगा, जो गरीब है उसके घर में मीटर लग गया, जो 2 बल्ब जगाता है उसके घर में मीटर लग गया, बट जो पूरे एसी चला रहा है, पूरी फैक्ट्रियाँ चला रहा है, क्रैचर चला रहा है, उनको आपने माफ़ कर दिया। इसलिए ये सरकार वो बैलेंस करेगी, जो जितनी बिजली जगाएगा, मीटर से डरने की जरूरत नहीं, जितनी बिजली जगाओगे उतना बिल देना ना। डर किसको पड़ा है, जिनके घरों में मीटर पर बात रखते थे डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जरा अब बात आपकी भी होगी क्योंकि आपकी फोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और अब जब आप और हमारी गुफ्तगू होगी आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करेंगे, अपना नाम, इलाके का नाम भी बताएंगे ताकि हुकूमती इदारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मॉनिटर करें, उन्हें यह समझ आए कि किस इलाके का मसला है, इसको कैसे हल किया जा सकता है। चारों नंबर आपके सामने हैं, फटाफट से कॉल करना शुरू करें। पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए और कहां से आप? शबीर, मैं सिक्किम से, सौरा से बोल रहा हूं। जी शबीर साहब, मुझे अर्ज है, आज आपने एक न्यूज चलाई है कैंसर के बारे में, बहुत अच्छी न्यूज थी। आपने जो फिगर्स बताए इससे भी ज्यादा फिगर्स है, मगर कथम ये वन कि सिक्किम मज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रेडियोथेरेपी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वाले थिएटर तक अवेलेबल तिमन नफरन तुम वो डेट खतर नबर पेवान सो बड़ बार प्रॉब्लम। और कैंसरस मुतलिक ये सात डिटेक्ट गि अगर टाइमस पे इलाज मिले यह नफर हे असल पे बचित। रेडियोथेरेपी असल, मगर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पत्मो 5-10 वरियों पे हेडलेस, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट नोस क्या वन थिएटर। आजकल तक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में तिमन तीस बड़ प्रॉब्लम कि अगर बेमारस डिटेक्ट गि दौद, सह दौद ये तमिस गि 15 डेज या 10 डेज सर्जरी ग सह 10 रेतन वरी वादन कहें कि पेशेंट सफर ग। और यह सैलाब जिस तुम वन यह सैलाब बढ़न वोल, यह सैलाब हटे कह अगर न गवर्नमेंट दस्ती तदर गवर्नमेंटस अपील करान कि तिम दिन अत पे ज्यादा तवज्जो, तिकाज यह डिजीज रुकावन खतर पज तिमन हंगामी हालत पे अत पे गौर कर। सठा शुक्रिया शबीर साहब। ये कत वन खतर के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का हमारे पास थिएटर नहीं है सिक्किम सौरा के अंदर, इंतहाई अफसोस का मकाम है। और जो हम खबर आ रही थी कि जनाब लोगों को बड़ी मुश्किलात है, आपने इसकी वजाहत और कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब तो हैप्पी न्यू ईयर मुबारक जनाब। दयम चीज डॉक्टर फारूक चीफ मिनिस्टर सो समझान गरीबन हज कत असल पे पान तो लुकन समखान, तमिस थन अल्लाह ताला सेहत क्या गो खाज अजमेरी बोड़ दो ये पे पैकेज त्रावन गाड़ियन हूँ कश्मीर पे ताकि अजमेर शरीफ सो वन कत वो कमिस वनो क्या वनो वन वो तुम वन राशन मिनिस्टर मे वन तो जुन तुन चीन कह चीज लुक मरान सर्दी सह गोस ओत मेडिकल कॉलेज जुनाब अली ये वन हेडवन पान एडमिट मे अचन तकलीफ पे मे तह फिल्म तौर वो क्या हाल 6 बजे पे हीटिंग सिस्टम ग बंद पे कोर मे स्टाफस तुम पान चलान यह क्या दलील दोप ये 8 बजे पे इजाजत ये ग बंद हीटिंग सिस्टम पे चलान सारी बेमार तो तीमारदार पे सुबह सारी लुक टाइम पे तक जुनाब अंधा धुन ट्रांसपोर्ट जबरदस्त वगैरह वाला गाड़ी थवनस वथा पता कह यह हालात पे लुक गसान पे डॉक्टर मरन पे स्टाफ इलाज करान। दयम चीज यह हालात एक किस्म क्या यह मेस्तिल गोवान गबे अगर लुकन द्रगे मोल मेस्तिल दिहन तो मेस्तिल तो गर्म अथ गर्मा बाकी चीज कर मेस्तिलस पे ये वुचता मेहरबानी चलो सठा शुक्रिया सोफी साहब कॉल करने बापत कत करू तुम बड़ी इंपॉर्टेंट श्रीनगर अस्पताल मुतलिक और अमूर सारिफीन मामूनी तकसीम करी वाद कर्मुत कि नविस वरियस पे दिमो तुम गिफ्ट, फिलहाल सह गिफ्ट कुनी। लेटेस्ट होप सो कि सतीश शर्मा साहब रोजन पन्नी कथ पे कईम। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत नजीर अहमद मे नाव बहुत कोन खान डेलगेट पे वन जी नजीर साहब वन चीज प्रॉब्लम महलस मज अहन हेलो अहन वन
ऐसा प्रॉब्लम आबुच तो बिजली प्रॉब्लम ये बिजली शेड्यूल गवर्नमेंटन कटौती सह कटौती मन सटान सही रोजान पावर कहें बे चीज आबुच रस तो आब होटल वाल सी तम मोटर थवान तम सोरे आब रेजिडेंस मन कहें आब परेशान इन दोन चीजन में। चलो सर शुक्रिया कॉल करने में। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के, उसके बाद जरा वेदर अपडेट आपके सामने रखेंगे कि रात किस तरीके से गुजरी है। लास्ट कॉल आज के प्रोग्राम कीजिए। हेलो हेलो चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉलों का सिलसिला यहाँ पर रोकते हैं, चूंकि 10 बज रहे हैं। फटाफट से जरा वेदर अपडेट आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि रात जम्मू और कश्मीर में किस तरीके की गुजरी है। यकबस्ता हवाओं के बीच आज बाद दोपहर से एक बार फिर बर्फबारी का जहां इम्कान है, वहीं पर श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत -1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। काजीगुंड के अंदर रात का दर्जा -6.6 यानी -6.6 बर्फ का आज पूरा इम्कान है। कुपवारा की सूरत हाल भी यही है, जहां पर -2.2 रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर -6.6 और गुलमर्ग के अंदर भी -2.2 आज रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सूरत हाल क्या कुछ है। श्रीनगर के ये 5 स्टेशन थे जो हमने आपके सामने रख दिए। जिला सदर मकामात पर चलते हैं तो बांडीपोरा में -1.1 और उसके बाद कोकरनाग के अंदर -5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पुलवामा के अंदर -1.7, बडगाम के अंदर -0.9 और शुपियन के अंदर सबसे सरतरीन इलाका इस वक्त शुपिया है सूबा कश्मीर के अंदर, जहां पर दर्जा -6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज बर्फ का पूरा इम्कान जो है वो दिखाया गया है। जम्मू आएंगे तो धुंध में फर्क है, तो मतला अबर आलूद नहीं रहेगा। आज दिन में धूप रहेगी। जम्मू के अंदर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बानिहाल 3.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भद्रवा में 3.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और कटरा के अंदर 11.2 और किश्तवाड़ के अंदर 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो जम्मू की सूरत हाल, बानिहाल की सूरत हाल, भद्रवा, कटरा और किश्तवाड़ की सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है। सांबा क्या कुछ कह रहा जी, सांबा के अंदर 5.8 डिग्री, पुंछ के अंदर 7.6 डिग्री और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सूरत हाल ये है कि करगिल के अंदर दर्जा -6.9, लेह के अंदर -4.4 और द्रास आते आते दर्जा हरारत -8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताहम आज लद्दाख के अंदर भी मतला अबर आलूद पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान है। ये तो था दर्जा हरारत जो हमने आपके सामने रख दिया है और इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इतवार का दिन है, आपसे गुफ्तगू भी होगी, खबर भी होगी, तजिया भी होगा। प्रोग्राम सलाम जेके लेकर आपके सामने हाजिर भी रहेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा होगा। वक्फे के उस पार हिंदी में एक और ताज़ा खबरनामा।